सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के माधव का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहागरात वाली रात मोहिनी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति माधव मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख मोहिनी समझ गई, जरूर कुछ बात है। बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? माधव बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? माधव बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नव विवाहिता मोहिनी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। सकुचाते हुए माधव धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था, जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली, कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूँ। मोहिनी बोली, कि कैसा भी वचन हो, आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन को तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूँ, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें ये सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी ही राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। मोहिनी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपनी पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। वो हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर सा जागो। राजकुमार हर्षवर्धन सकपका कर बैठा हो गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर नार उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नव विवाहिता पत्नी मोहिनी हूँ और उनका दिया वचन निभाने आई हूँ। हर्षवर्धन बोला, वचन? कैसा वचन? मोहिनी बोली, आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। सब सुन राजकुमार हर्षवर्धन एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। ये कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपके
आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुंवर हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, ये भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? मोहिनी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा विक्रमादित्य रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का? मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण सा मटका हूँ जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। न तो मुझसे कोई पानी पीता है, न कोई सफाई करता है और न ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज मुझे माफ करे, मैं आपकी ये पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुन रानी अबोलदे गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। विक्रमादित्य बोले, हे रानी, राजकुमार हर्षवर्धन तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन की ना औरत की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा। पर चोरों ने न केवल मोहिनी को लूटने से छोड़ दिया बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था। राजा विक्रमादित्य की बात से पूरी तरह सहमत हो रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदे दूसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है वो रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। राजा विक्रमादित्य रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले कि हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं? हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में तगड़ी यारी थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के गंगाधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के गंगाधर और ठाकुर के लड़के विष्णुदत्त ने एक दूसरे को कहा, जो भी यहाँ पहले पहुंच गया वो दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही गंगाधर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। ये जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा लगाना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। ये बात गंगाधर को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी अंबिका को विदा कर दिया। रास्ते में नाई गंगाधर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई